नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स जैसे कि हमने स्टार्ट कर चुके हैं हम, और इसमें हम पहला चैप्टर जो है इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 2 और अगर आप सीक्वेंस में देखें तो चैप्टर 6 कर रहे हैं। तो चैप्टर 6 जो है और जेनेटिक्स का चैप्टर 2 जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अच्छा, अगर पिछले वीडियोस की बात करूं मैं, या पिछले वीडियो की बात करूं, सेकंड वीडियो की, ये तीसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो में मैंने क्या बताया था? दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था, और कैसे दिया, कब दिया, ये सारी बातें। डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। और उसके बाद हमने समझा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे ज्वाइन होता है, मतलब किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है। ठीक है, ये सारी बातें, और कुछ बॉन्डिंग भी हमने इसमें समझी थी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रल डॉगमा के बारे में कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है, कई बार 1 नंबर में डेफिनेशन में पूछ लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब सेंट्रल डॉगमा क्या है तो इसे शुरू करते हैं। देखो सेंट्रल डॉगमा, देखो सबसे पहली बात, सेंटर मतलब केंद्र, डॉगमा मतलब पुराना कोई सिद्धांत। ठीक है, कोई सिद्धांत को कहते हैं डॉगमा। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा मतलब पुरानी कोई सिद्धांत रहता है, कोई फिलॉसफी रहती है हमारी, उस चीज को डॉगमा कहा जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा मतलब केंद्र सिद्धांत है ये। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहली बात तो इसे दिया किसने? फ्रांसिस क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था। ये वही क्रिक हैं जो वॉटसन के साथ थे। ठीक है, इन्होंने इंडिविजुअली अपना 1967 में सेंट्रल डॉगमा को प्रपोज किया। और क्या बताया इन्होंने सेंट्रल डॉगमा में? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और इन्होंने क्या बताया? विच एक्सप्लेन्स द वन वे फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। इन्होंने क्या बताया? एक वे बताया, एक सीक्वेंस बताया कि किस तरीके से आरएनए बनता है डीएनए से। और इसके अलावा द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए बनता है, आरएनए बनता है डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर इन्होंने क्या बताया? व्हाइल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जबकि प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है एमआरएनए से या आरएनए से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए दोस्तों क्या हुआ, सिंपल सी बात इन्होंने क्या बताई कि एक सीक्वेंस है हमारे बॉडी में, जो भी सेल्स होते हैं जिनमें डीएनए है, न्यूक्लियस है, तो उनमें एक सीक्वेंस चलती है। सीक्वेंस क्या है? एक छोटी सी कहानी चलती है हमारे अंदर, अभी भी चल रही होगी हमारी बॉडी में, कि हमारा जो डीएनए होता है ना, उसका मेन काम क्या होता है? उसके मेन काम 2 होते हैं। एक काम तो होता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट पीढ़ी में बढ़ा देना। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे डीएनए होता कहाँ है? डीएनए होता है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक हैं, हमें कौन से टाइप के सेल हैं? हमें यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है कि हमें न्यूक्लियस वाले सेल हैं। ठीक है, क्लियर ये बात? सिंपल अगर मैं बोलूं, और न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए है। क्लियर ये बात? अच्छा, कोई आपसे पूछे कि सेल में डीएनए कहां पाया जाता है, हम में या एनिमल्स में, तो आप जवाब देंगे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। कोई आपसे कहे कि अगर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसके अलावा भी कोई डीएनए होता है सेल में, उसके अलावा भी किसी ऑर्गन्स में या किसी ऑर्गेनल्स में डीएनए पाया जा सकता है, तो आप जवाब देंगे हाँ, और उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। इस बात को आप याद रखना। हम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहां होता है? क्रोमोसोम में तो है ही डीएनए, न्यूक्लियस में तो डीएनए है ही, उसके अलावा कहां पे है ये है माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि प्लांट में भी न्यूक्लियस में डीएनए होता है, उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा प्लांट सेल में डीएनए कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, हम में एक्स्ट्रा डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उनमें है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को चलाने के लिए या उसको फंक्शन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा इसका मेन रोल नहीं होता। ठीक है, मेन रोल किसका होता है? जो सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उसका। क्यों मेन रोल होता है?
और क्या मेन रोल होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दो मेन रोल होते हैं। एक तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपके जो भी लक्षण है, आपका कलर हो गया, हाइट हो गया, जो हम अभी पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। मेंडल ने जो बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स आगे बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं डीएनए या जीन ये सब चीजें उसको ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। तो पहला काम तो डीएनए का ये है। दूसरा काम डीएनए का ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर डीएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, या सेल मोटे तौर पे कहूं कि अगर प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो फिर प्रोटीन नहीं बनाएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ चीजें जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सब क्या है? प्रोटीन ही तो है। तो प्रोटीन ही हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई हार्मोन हो, कोई एंजाइम हो, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन बनाता है? डीएनए, ठीक है। ये वो वाला प्रोटीन नहीं है जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, ये अलग प्रोटीन है जो हमारा डीएनए ही बनाता है, हमारा सेल ही बनाता है, ठीक है। क्लियर ये बात? तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि दो मेजर फंक्शन होता है किसके? डीएनए के, ठीक है। अब जो कहानी चलती है हमारे अंदर, वो दो चरणों में चलती है। सबसे पहले तो कहानी क्या है? सेंट्रल डॉगमा कहानी का नाम है, ठीक है। और कहानी क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनता है पहले, और फिर एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। क्लियर ही बात? जो न्यूक्लियस के अंदर है वो डीएनए क्या बना देता है? एमआरएनए बना देता है, ठीक है। और फिर एमआरएनए जो होता है वो क्या बनाता है? आगे जाके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब ये जो पूरी कहानी ये दो चरणों में होती है। फर्स्ट स्टेज ये है डीएनए से एमआरएनए बनना, सेकंड स्टेज ये है एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। अब डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये कहां होता है? न्यूक्लियस में। डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस वाले डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए न्यूक्लियस में है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस, वो कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना आप, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर ही बात? अच्छा, इसके बाद एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, एमआरएनए क्या होता है? अब डीएनए से जब एमआरएनए बन जाता है तो एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस से आ जाता है बाहर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में जब एमआरएनए आ जाता है तो साइटोप्लाज्म में कुछ टाइम तो इधर उधर घूमते रहता है। उसके बाद जो आपके न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपर सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। क्लियर है बात? समझ पा रहे हैं आप? अरे बताएं तो सुने, देखो आपका जो सेल है उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सरफेस पे न्यूक्लियर एनवलप होता है। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस पूरा कवर है उससे, ठीक है। उसके सरफेस पे क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःस्रावी जालिका इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम के पास कौन चल जाता है? एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये कहां चले गया? राइबोसोम के पास चले गया, ठीक है। राइबोसोम के पास जब एमआरएनए गया तो राइबोसोम में ऐसी मशीनरी होती है कि वो एमआरएनए से प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ये ट्रांसलेशन। और इसमें क्या राइबोसोम में होता है ये प्रोसेस, और इसमें क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। यानी कि प्रोटीन बनाना जो डीएनए का मकसद था वो पूरा हो चुका है। अब ये प्रोटीन कैसे बाहर जाएगा, पैकिंग होगी, इसकी गोल्गी बॉडी वगैरह सारा इसका डिटेल में रोल मैं बताऊंगा। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहें तो मतलब कैसे पैकेजिंग वगैरह पूरा होता है, तो आप शॉर्ट में मतलब 11th क्लास बायोलॉजी में मैंने जो लेक्चर 1 डाला है सेल का, वो आप जल्दी से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से पैकेजिंग वगैरह ये सब होता है, ठीक है। खैर ये सीक्वेंस आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आप याद रखना। और ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये रिवर्स भी हो सकता है। कम होता है रिवर्स, लेकिन रिवर्स हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से डीएनए भी बन सकता है। एमआरएनए, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। अभी एम और टी आरएनए की बात नहीं करेंगे, अभी एमआरएनए की बात करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए। मतलब डीएनए से मैसेज लेके आता है कि कौन सा प्रोटीन बना है। सपोज कीजिए यहां गले में थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड में क्या है? सेल्स है, सेल से ही तो बना हुआ है ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में जो डीएनए होगा वो क्या मैसेज लेके आ रहा है कि कौन सा एमआरएनए बना रहा है? वो ऐसा एमआरएनए बना रहा है जो मैसेज लेके आ रहा है कि मुझे थायरॉक्सिन नाम का क्या बनाना है, फिर प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो डीएनए से क्या बना? एमआरएनए बना यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे। और ये जो एमआरएनए बना उसके पास मैसेज था, इसलिए उसे एमआरएनए कहा गया। और कौन सा मैसेज था? कि मुझे क्या करना है, कोई प्रोटीन बनाना है। कौन सा प्रोटीन बनाना है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कौन से प्रोटीन की? थायरॉक्सिन प्रोटीन की। और फिर ये एमआरएनए प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को हम थायरॉक्सिन हार्मोन कह देते हैं। क्लियर है बात?
ऐसे ही मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसे पूरी बॉडी में अलग अलग तरीके से इनका फंक्शन डिफाइंड है। तो मतलब mRNA क्यों कहा गया, क्योंकि मैसेज, पर्टिकुलर मैसेज होता है इसके पास कि क्या मुझे करना है आगे, क्या मुझे प्रोटीन बनाना है, किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, कितना बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, सेव्ड है। क्लियर ये बात। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। रिवर्सिबल बहुत कॉमन नहीं होता है कि हर केस में रिवर्स हो जाए, हमारे केस में रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी ये रिवर्स हो सकता है। अभी बताऊंगा कैसे हो सकता है। ये रिवर्स नहीं हो सकता है, यानी कि ट्रांसलेशन कभी भी रिवर्स नहीं होता है, प्रोटीन से mRNA कभी नहीं बनता। क्लियर है बात। अब ये तो हमने यहां पे बेसिक समझ लिया बिल्कुल कि हाँ इस तरीके से ये हो गया और डीएनए से mRNA बन गया। अब इसको और डिटेल में अभी जैसे रेप्लिकेशन वगैरह भी आएगा आपका, ठीक है, ये प्रोसेस भी होता है। जैसे डीएनए जो होता है ना, डीएनए से, अब डीएनए से mRNA बन गया, mRNA से प्रोटीन बन गया, तो डीएनए तो खत्म हो जाएगा, लेकिन डीएनए खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे डीएनए से ही डीएनए बनता रहता है। यहां शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, खैर आगे आएगा ये। डीएनए से डीएनए बनता रहता है और इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? रेप्लिकेशन। ठीक है, ये रेप्लिकेशन चलता रहता है, इसलिए डीएनए से डीएनए बनता रहता है और डीएनए से mRNA, फिर mRNA से प्रोटीन, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। क्लियर है ये बात। अब ये कैसे होता है, कहने में तो बहुत सिंपल हमने समझ लिया इसको कि रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे अभी खैर 12th लेवल पे तो इतने नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें जीन वगैरह, बहुत सारे प्रमोटर और बहुत सारी चीजें आती हैं जो बाइंड करती हैं और कोड करना स्टार्ट करती हैं, तब जाके पूरा प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे आगे इस चैप्टर में डिटेल में, और डिटेल में आएगा आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, तो जेनेटिक्स के बाद मतलब इस चैप्टर के बाद मैं इवोल्यूशन करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, डिजीज स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड है आपका बायोटेक। ठीक है, तो वो पहले हम लोग करेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, अब ये चीज क्या लिखी हुई है, सम वायरसेस, कुछ वायरस होते हैं उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जो मैं बता रहा था, ट्रांसक्रिप्शन उल्टा हो जाता है, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और एक कुछ वायरसेस में होता है, सब में नहीं होता, कुछ वायरसेस में होता है। द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट, मतलब आरएनए टेम्पलेट से डीएनए टेम्पलेट बन गया। अ क्लास ऑफ आरएनए वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वही है कि सिंथेसिस हो जाए एमआरएनए से डीएनए। ठीक है, mRNA टेम्पलेट से डीएनए टेम्पलेट अगर बन जाता है तो वो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। अब आगे क्या लिखा है उन्होंने, अ क्लास ऑफ आरएनए वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। आरएनए वायरस, देखो वायरस भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, बहुत सारे आरएनए होते हैं। तो यहां पे आरएनए वायरसेस का कुछ क्लास बताया गया। वो क्लास कौन सी क्लास? रिट्रोवायरस क्लास जो होती है। आरएनए बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, तो रिट्रोवायरस क्लास के जो आरएनए होते हैं, जैसे एक एचआईवी वायरस भी रिट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इनमें प्रॉपर्टी रहती है, आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, इनमें क्या पाया जाता है, रिट्रोवायरस फैमिली से जो वायरसेस बिलोंग करते हैं इनमें पाया जाता है एक एंजाइम, और उसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी आएगा आगे। तो ये कौन सा है, याद रखना, आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए पे डिपेंड है ये डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसका नाम है, शॉर्ट में आप कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, देखो कभी भी एज आ जाए, एएससी, एज शब्द का इस्तेमाल बायोलॉजी में कभी भी हो तो उसका मतलब आप समझ लेना कि किसी एंजाइम की बात कर रहा है, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, कुछ भी, कार्बोक्सिलेज, तो कभी भी एज आ जाता है ना बायोलॉजी में लास्ट में वर्ड में, तो उसका मतलब कोई एंजाइम है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि रिवर्स कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, नाम से क्लियर है, उस एंजाइम का नाम है। ऐसा कोई एंजाइम होगा जो रिवर्स कर देता होगा ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, क्लियर है बात, ये क्लियर होगा आपको। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बात और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे क्या होता है हमें, जैसे एड्स है, एड्स में, एड्स किससे होता है, एचआईवी वायरस होता है। वैसे तो इसको डिटेल में डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा यहां से रिलेटेड, इसलिए मैं हल्का सा थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा कि हमें क्या होता है, हमें नहीं, सॉरी, एड्स पेशेंट में क्या होता है कि एड्स का जो वायरस होता है वो होता है रेट्रोवायरल फैमिली से बिलोंग करता है, एचआईवी वायरस होता है। अब एचआईवी वायरस, वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, उसमें अगर एड्स है तो मतलब एड्स का वायरस उसके अंदर आया होगा। ठीक है, एचआईवी वायरस आया होगा। अब एचआईवी वायरस जो है वो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, लेकिन जो आरएनए होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वायरस होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। चलिए किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एचआईवी वायरस चले गया, एचआईवी वायरस चले गया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। आरएनए आपके बॉडी में आ चुका है, आरएनए उस इंडिविजुअल का या आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
कब तक नहीं बिगाड़ सकता? जब तक ये डीएनए से ना बन जाए। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? देखो क्या होता है, एड्स जो होता है या एचआईवी वायरस जो होता है वो अफेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी को। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, सभी को पता होगा इस लेवल पे मेरे हिसाब से, कि डब्ल्यूबीसी को अफेक्ट करता है। डब्ल्यूबीसी हमारा इम्यून सिस्टम संभालता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम तोड़ने लगता है कौन? एचआईवी वायरस, ठीक है। लेकिन हमारा डब्ल्यूबीसी कोई मजाक थोड़ी है, मतलब ये कोई ऐसे किसी को बांध लेगा अपने साथ। हमारे डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो डीएनए है, वो आरएनए को कभी भी अपने साथ बांधेगा नहीं, वो हमेशा अपोज करेगा कि ये तो अलग है। लेकिन यहां पे क्या करता है, जब एचआईवी वायरस बॉडी में घुसता है, इसका टारगेट तो रहता है डब्ल्यूबीसी, ये पहले से दोस्ती कर लेता है और इसके घर में घुस जाता है, और ये क्या करता है, खुद को पहले आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। समझ पाया इस बात को? अब आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, अब डीएनए जब ये कन्वर्ट कर लेता है, खुद ये डीएनए बन जाता है, तो फिर हमारा जो डब्ल्यूबीसी का डीएनए होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है मेरे जैसा ही है, और वो उसे अपने साथ बांध लेता है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अब जब ये बंध जाते हैं तो ये पूरा कंटेमिनेटेड हो गया, मतलब ये जो इनसे जो आगे एमआरएनए बनेगा और फिर आगे इनसे जो प्रोटीन बनेगा, वो पूरा का पूरा सेल की मशीनरी को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और यही प्रोसेस बहुत सारे डब्ल्यूबीसी में होता चले जाएगा, और एक टाइम के बाद इम्यून सिस्टम टूटता जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम पूरा टूट जाएगा तो इंसान की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। क्लियर ये बात? तो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये सेंट्रल डॉगमा होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स समझते हैं कि पैकेजिंग किस तरीके से होती है डीएनए की, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, द डीएनए इनसाइड ऑफ अ सेल इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट फिट्स वेल विद इन द स्मॉल साइज ऑफ अ सेल। देखो, डीएनए जो होता है वो काफी लंबा होता है, तो वो इस तरीके से पैक्ड होता है सेल के अंदर कि वो उसके अंदर आ पाए, ठीक है। तो किस तरीके से पैक्ड है, मतलब क्या प्रोसीजर है पूरा, ये समझते हैं इसे। Because of DNA wouldn't be compact, it would fit in the cell. It would not be fit in the cell. मतलब अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा डीएनए, क्योंकि काफी बड़ा है, काफी लंबा है, अगर सारे न्यूक्लियोटाइड की मैं बात करूं तो, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल में, तो ये एक सेल के अंदर आ नहीं पाएगा। तो सेल के अंदर आ नहीं पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे सेल के अंदर आता है ये हम समझ रहे हैं। ह्यूमन सेल्स कंटेन 2 to 3 मीटर लॉन्ग डीएनए। देखो बताया भी है कि ह्यूमन जो सेल होता है, हमारा जो सेल होता है, उसके अंदर जो डीएनए होता है तो 2 से 3 मीटर का होता है। 2 से 3 मीटर, 1 मीटर लगभग इतना होता है। तो 2 से 3 मीटर का डीएनए एक सेल के अंदर है, सेल जो कि हमें दिखता भी नहीं है, और इतना लंबा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए, ठीक है। तो कैसे आता है? इमेजिन हाउ इफेक्टिव कॉम्पैक्शन is that it makes a molecule 2 to 3 meter long fit in a cell that is million time tinier। यही बात बताइए कि इतना लंबा जो मॉलिक्यूल है डीएनए का, ठीक है, वो एक सेल के अंदर जो कि उससे मिलियंस टाइम छोटा है, उसके अंदर कैसे आ पाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में भी हमने समझा था, ये मान लीजिए एक डीएनए का हेलिक्स है, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से डीएनए क्या बनाया मैंने? हेलिक्स बनाया, ठीक है। अब ये पहला टर्न है ना, ये एक, और ये इस तरीके से ये यहां तक, ठीक है। तो ये जो टर्न होता है, मतलब यहां से यहां तक का जो टर्न है ये, ठीक है, ये कितना है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और इसमें बेस पेयर कितने हैं? देखो, एक बेस पेयर, ये 2 बेस पेयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर A लिखता हूँ मैं, बेस पेयर डबल बॉन्ड अगर मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे A, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? T, यहाँ पे G, तो यहाँ पे C, यहाँ पे A, तो यहाँ पे T, यहाँ पे C, तो यहाँ पे G, यहाँ पे T, तो यहाँ पे A, यहाँ पे G, तो यहाँ पे C, यहाँ पे A, तो यहाँ पे T, यहाँ पे T, तो यहाँ पे A, ठीक है। यहाँ पे A, तो यहाँ पे T, यहाँ पे C, तो यहाँ पे G, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसकी, ये जो एक पूरा जो टर्न होता है डीएनए का, उसकी जो लेंथ होती है उसका 3, या क्रोमोसोम का जो एक टर्न होता है, क्रोमोसोम का इतना पार्ट, कितना पार्ट? 3.4 nm। मतलब जो एक टर्न होता है ना डीएनए का, जिसे पिच भी कहते हैं हम, ठीक है, यहां से लेकर पूरा घूम के जब ये डीएनए दोबारा यहीं पे आ रहा है, मतलब यहां से इस तरीके से ऐसे घूम के
और दोबारा उसी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक टर्न है, समझ पा रहे हैं आप, देखो ये डीएनए, ठीक है, तो डीएनए यहां से इस तरीके से घूम रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा टर्न, तो वहां पे इसी पोजीशन पे आया ना, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आया। तो ये जो पूरा एक टर्न होता है, उस टर्न की लेंथ जो होती है वो 3.4 nm होती है, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, दो जो बेस पेयर होते हैं, ये जो बेस पेयर और एक बेस पेयर में एक पूरा जो टर्न होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ये हमें पता है। और ये जो दो बेस पेयर होते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ये होता है 0.34 nm, ठीक है, समझ पाए आप। तो 0.34 nm इसके बीच का डिस्टेंस है, इसको इससे इंटू कर दें, ठीक है, 0.34 nm इसके बीच का डिस्टेंस है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है। तो इसको हम, क्योंकि 10 बेस पेयर हैं एक टर्न में या एक हेलिक्स में, तो कितना हो गया ये हो गया 3.4 nm, ठीक है, 3.4 nm हो गया, यही तो मैंने बताया। अब इसी चीज को अगर मैं नैनोमीटर में ना लिख के मीटर्स में लिख दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये एक लेंथ बता दी डीएनए की, क्लियर है बात। अब देखिए ये बेस पेयर के हिसाब से, मतलब जो एक स्ट्रैंड था ना उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ मैंने लिख दी है। अब हमारी बॉडी में जो है, हमारी बॉडी में टोटल जो बेस पेयर होता है ना ह्यूमन के, वो निकाले गए हैं, वो पता है हमें कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, बेस पेयर, ये बेस पेयर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्लियर ही बात। ये मतलब पता है हमें, हमने साइंटिस्ट ने निकाला हुआ है कि हमारी बॉडी में टोटल बेस पेयर कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁹ टोटल बेस पेयर। और एक डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, एक स्ट्रैंड में, एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें कितने बेस पेयर हैं, इतने, ठीक है। तो अगर इनको इंटू करेंगे तो ये निकलता है 2.2 मीटर्स, ठीक है, 2.2 मीटर। ये क्या हुआ, लेंथ निकली है, किसकी लेंथ निकली है, एक डीएनए जो सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल का जो एक न्यूक्लियस है, एक सेल का न्यूक्लियस एक ही होता है, एक सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए, इससे साबित होता है कि कितना है, 2.2 मीटर का, 2 मीटर 2.2 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये तो काफी लंबा है, तो सेल के अंदर आएगा कैसे, ठीक है, ये तो काफी खतरनाक हो गया ना, मतलब एक सेल के अंदर इससे साबित हो गया, मतलब ये हम ऐसे ही ऐसे एजम्पशंस नहीं कर रहे हैं कि ठीक है इतना मीटर होता होगा, ये बिल्कुल हमने इसको मतलब मैथमेटिकल डाटा से प्रूव किया है कि 2.2 मीटर का जो डीएनए होता है वो एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन 2.2 मीटर का तो सेल नहीं होता है, न्यूक्लियस तो छोड़ ही दें आप, सेल ही नहीं होता, इतना तो सेल हमें दिखता ही नहीं है। तो ये इसके अंदर आता कैसे है, ये अब हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इफ द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोली, एस्कर्शिया कोली जो होता है बैक्टीरिया, इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर गिवन है कितना है, 4.6 इंटू 10⁻⁶ है। हम में कितना था ह्यूमंस में, 6.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ये हमें बेस पेयर था, ये बेस पेयर डायरेक्ट याद रखिए आप, ठीक है। हम में कितना बेस पेयर था, 6.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और इसमें कितना बेस पेयर है, 4.6 इंटू 10⁻⁶, तो ये गिवन है। अब पूछा क्या है, सो व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स डीएनए। देखो सिंपल सी बात है, ये बेस पेयर टोटल दिए हुए हमने, हमें 4.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू कर लेंगे हम किससे, जो लेंथ ऑफ डीएनए है, ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए तो सॉरी निकालना है, बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उससे, ठीक है। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स डीएनए, तो बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इसको जब आप इंटू करेंगे तो ये 1.56 मीटर के आसपास आएगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो हमने क्या किया, टोटल जो बेस पेयर था उसको इंटू कर लिया, बेस पेयर की जो लेंथ है बिटवीन टू बेस पेयर जो लेंथ है वो उससे इंटू कर लिया, और वो कितना था, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो कितना है, 1.56 मीटर, यानी कि 1.56 मीटर, यानी कि लगभग 1.5 मीटर के आसपास लेंथ होती है डीएनए की एस्कर्शिया कोली बैक्टीरिया में भी, और बैक्टीरिया तो हमें दिखता ही नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है, क्लियर है बात, बहुत छोटा होता है। तो ये कमाल की बात है कि पैकेजिंग कैसे होती है, ये चलो ये हम इससे ये साबित होता है कि हाँ वाकई में डीएनए इतना बड़ा होता है और ये इतने छोटे से न्यूक्लियस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, मतलब ये कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है डीएनए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं।
तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम समझ रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसको हम समझेंगे प्रोकैरियोट्स में पहले, फिर यूकैरियोट्स में, ठीक है, अलग अलग करके इसको समझेंगे। तो पैकेजिंग जो होती है डीएनए की वो किस तरीके से होती है प्रोकैरियोट्स में और किस तरीके से होती है यूकैरियोट्स में। तो पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सिंपल टाइप के सेल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। देखो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डीएनए ऐसे पूरा बिखरा हुआ है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्यों नहीं है? इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल ऑल्दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी डीएनए ऐसे बिखरा हुआ नहीं है पूरा, ठीक है। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज। देखो हमेशा एक बात याद रखना कि प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए आरएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए आरएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो होता है उस पर डीएनए लिपटा रहता है। जैसे ये जो रहता है चंदन पे सांप लिपटा रहता है ना, तो मान लीजिए सांप जो है, स्नेक जो है वो डीएनए है और चंदन का जो पेड़ है वो क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है तभी उस पर नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव प्रोटीन है तो नेगेटिव डीएनए या आरएनए उस पर जाके बंधेगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो होल्ड करके रखते हैं। जो डीएनए रहता है वो लूप के फॉर्म में रहता है इसमें, ठीक है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरियम लिखा है मैंने। बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया, बैक्टीरियम मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, सिंगुलर, और बैक्टीरिया मतलब प्लूरल, बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर है बात? या शायद आपको पता भी होगा ये चीज। चलिए तो ये एक बैक्टीरिया मैंने बनाया, ये बैक्टीरिया की बॉडी है। ये क्या है? बैक्टीरियल फ्लैजिलम है, ठीक है। ये क्या है? पिलाई वाला पार्ट है, और सीलिया भी हो सकता है किसी में। फ्लैजिलम के थ्रू क्या करता है? मूवमेंट में इसको रोल प्ले करता है, फूड भी एंगल्फ करता है ये इससे, ठीक है, कई बार। अच्छा इसकी जो आउटर कवरिंग है वो है कैप्सूल, ठीक है। इसके जो इससे जो अंदर कवरिंग होती है, ये ब्लैक जो मैंने बनाया ये है सेल वॉल, और इसके अंदर क्या होता है फिर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो कैप्सूल होता है, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन, फिर होता है सेल वॉल, और फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी से आप कह सकते हैं। अब अंदर हम आ गए किसमें? साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में। अच्छा इसमें साइटोप्लाज्म में कई चीजें हैं, जैसे इसमें राइबोसोम है, ठीक है। इसमें आपका प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड पाया जाता है, और प्लाज्मिड का तो बहुत मेन रोल है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हम समझेंगे तो उसमें आएगा ये कि प्लाज्मिड का क्या रोल रहता है, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा इसके अलावा राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है। प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। इसके बाद ये जो पार्ट है ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। इसको क्या कहा है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहा जाता है इसे। सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए होता है और वो लूप के फॉर्म में अरेंज होता है, और प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक लूप के फॉर्म में अरेंज्ड है, बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे बिखरा हुआ नहीं है पूरे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्लियर ही बात? ऑल्दो इसमें न्यूक्लियस नहीं है फिर भी। क्लियर है ये चीज? तो होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? इस वीडियो में हमने समझा पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। इससे पहले हमने पैकेजिंग समझा कि न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से डीएनए आ पाता है, डीएनए की लेंथ क्या होती है, ठीक है। ये सारी बातें हमने समझी, और उससे पहले मैंने आपको सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बताया, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। ये तीसरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होती है इसकी बात करेंगे, ठीक है। क्लियर ही बात? चलिए होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।